मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका विषय है, जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। इसको कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि राजनीतिक संस्कृति, है ना। उसके पहले अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंघम बैच, जिसमें केवल 2,999 रुपए में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस, जो स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया है आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से। यहाँ सिलेबस के हर एक बिंदुओं को कवर किया जा रहा है, पुराने पेपर को देखकर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो। ना केवल एग्जाम में आप अच्छा करें, आपके राजनीति के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बल्कि इसके अलावा आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा करें और राजनीति विज्ञान पर आपकी कमांड हो जाए। जो राजनीति की चर्चाएं, बातें, राजनीतिक गलियारों की बातें और चर्चाएं, वो सब आपके जहन में हो। एक विषय की जो भाषा होती है उस पर आपकी पकड़ होगी और अनुशासनात्मक एक अप्रोच होती है, उसके तहत आप इस विषय को समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन विजिट करिएगा, है ना। टॉप 500 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, उनमें निश्चित रूप से आपका नाम आएगा अगर आप इसके तहत व्यवस्थित तैयारी करते हो। कोर्स में यहाँ आपको नोट्स उपलब्ध कराई जा रही है, पुराने पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिना देरी किए आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को और आपकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं राजनीतिक संस्कृति। मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। आज की जो क्लास होने वाली बहुत छोटी सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का एक जो हमारा और मूल्य बचा है, जिसको कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। इसके बाद में एक एलाइट थ्योरी हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारी तुलनात्मक राजनीति यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन लास्ट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। जैसे देखो, नाम से ही स्पष्ट है संस्कृति क्या होती है। अगर पहले हम समझे संस्कृति शब्द को, तो संस्कृति मतलब होती है हमारी आदत, व्यवहार, रीति रिवाज, मान्यताएं, जिनके अनुसार हम जीवन जीते हैं, इसको हम संस्कृति कहते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति की आप बात करोगे तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि जैसे खेती बेस्ड अर्थव्यवस्था है, तो हमारे जो भी पूजा पाठ त्योहार है वो कृषि या प्रकृति से संबंधित ज्यादा है ना। थोड़े से धार्मिक किस्म के हम लोग हैं, भक्ति हम में ज्यादा प्रधान है, मिलजुल कर समूह में रहना पसंद करते हैं, है ना। भगवान पे ज्यादा निर्भर है ना। और बहुत सारे कल्चर त्योहार हमारे हम मना के एक तरीके से समूह में रह के आगे बढ़ रहे हैं। यही भारतीय संस्कृति। बड़ों का सम्मान करना हमको होता है, ठीक है। एक रहने का हमारा विशेष तरीका ढंग है, कपड़े पहनने का ढंग है, हमारे श्रृंगार करने का अलग ढंग है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संस्कृति। तो ऐसे जब राजनीति में लोग पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करते हैं, एक विशेष पार्टी को वोट डालते हैं कुछ विश्वासों के कारण, है ना, उसी के अनुसार वोट करते हैं। जैसे केरल में वोट दिया जाता है साम्यवादी पार्टी को, तो उनके विचार ही अलग है, वहां का कल्चर ही उन्होंने साम्यवादी कल्चर बना लिया है ना। तो यही बेसिकली कल्चर होता है कि विशेष आदतें, प्रभाव, परंपरा, जिसके हिसाब से मानव व्यवहार करता है, इसको हम कहते हैं संस्कृति। अब संस्कृति में आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हो। देखो, संस्कृति माने क्या, तो आप इसमें शामिल कर सकते हो जब भी हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते, तो राजनीतिक संस्कृति में क्या शामिल करेंगे। तो जो राजनीतिक संस्कृति होगी, राजनीतिक संस्कृति में हम क्या करेंगे, जो लोग होते हैं ना, तो लोगों का राजनीतिक व्यवहार होता है। लोग जैसा राजनीतिक व्यवहार करते हैं, जिन भी विचारों से, व्यवहारों से, आदतों से, रीति रिवाजों से प्रभावित होकर जो वोट डालते हैं, कैसे वोट और मतदान में भाग लेते हैं, कैसे राजनीति के प्रति रिएक्ट करते हैं, तो ये सब उनकी संस्कृति को दिखाता है। तो लोगों का राजनीतिक व्यवहार, है ना, लोगों की जो मानसिकता होती है, लोगों की जो मानसिकता होती है, विशेष प्रकार की मानसिकता से वो प्रभावित होते हैं ना। जो आदतें होती, जो लोगों की स्थिति होती है, जैसे आर्थिक स्थिति होती है वैसे उनके विचार बन जाते हैं। जो लोगों की आदतें होती है जिसके कारण वो राजनीति में आते हैं। इसके अलावा उनके जो विश्वास होते हैं, उन लोगों के जो हित होते हैं,
उनसे प्रभावित होकर वो राजनीति में आते हैं, है ना। इसके अलावा विचार होते हैं, लोगों के कुछ मूल्य होते हैं, मान्यता होती है ना, नैतिकता होती है आदि। तो इन जिस भी चीजों से प्रभावित होकर रोज लोग राजनीति के प्रति अपनी एक विशेष विचारधारा बना लेते हैं, अपना एक धर्म बना लेते हैं, है ना, अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, इसी को हम कह देते हैं कि राजनीतिक संस्कृति, है ना। जैसे मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति हम देखें तो हमारी थोड़ी सी यहाँ की राजनीति कैसी है, धार्मिक राजनीति है ना। लोग राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट दे देते हैं, कोई पर्टिकुलर हमारे राज्य के विशेष मुद्दे नहीं है, है ना। बहुत सामान्य तरीके से हम लोग मतदान कर देते हैं, कोई विशेष संस्कृति नहीं है, कोई विशेष राजनीतिक दल नहीं है। थोड़ा सा हमारे यहाँ की संस्कृति में अगर आप देखोगे तो आदिवासियों की बात की जाती है, कृषि से संबंधित बात ज्यादा की जाती है ना, त्योहार, तीज त्योहार, इन सबको शामिल करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारे पास चीजें हैं। तो जो आपकी चीजें होती है, स्वभाव होता है, आदतें होता है, जिसके अनुसार आप राजनीति में भाग लेते हैं, उसी को कह देते हैं आप राजनीतिक संस्कृति। बस इतना इसका मतलब है। ये जो राजनीतिक संस्कृति शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये 1956 में सबसे पहले जो आमंड है, ये आमंड महोदय ने गढ़ा था ना। इन्होंने ये शब्द की रचना की थी, किसकी, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक शब्द संस्कृति का इन्होंने प्रयोग किया था, है ना, या इन्होंने गढ़ा था इस शब्द को। यहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। आमेंड एंड पावेल ने क्या कहा राजनीतिक संस्कृति को लेकर, तो देखो आमेंड और जो पावेल हमारे महोदय है, आमंड और पावेल जिनको कहते हैं, पावेल, है ना, आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। इनके अनुसार देखो, राजनीतिक संस्कृति जो राजनीति होती है, राजनीति के बारे में विश्वास, राजनीति के बारे में विश्वास, अच्छे से लिख देता हूं, राजनीति के बारे में विश्वास और मनोभावों का समुच्चय, है ना, मनोभावों का समुच्चय है जो लोगों के मौखिक व्यवहार में, मौखिक या अमौखिक व्यवहार में शामिल है। तो क्या होगी राजनीतिक संस्कृति। आमंड एंड पावेल क्या कहते हैं, राजनीति के बारे में जो लोगों की विश्वास है, जो लोगों के भाव है या मनोभाव या जो आदतें हैं, उन्हीं के एक समुच्चय है, उन्हीं का समूह है कि जो लोग मानते हैं, जो विश्वास करते, जैसे कार्य करते हैं और चीजों से प्रभावित होते, वही राजनीतिक संस्कृति है ना। अरे लोग जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से, जो भी राजनीति के प्रति वो पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। यही बात हमारे आमंड एंड पावेल महोदय ने कही है। हमारे भारत में भी एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए हैं, है ना। धीरे धीरे देखो इस सब्जेक्ट में आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के नजरिए से याद रखना है। जो भारत में हमारे विचारक है, इनका नाम है रजनी कोठारी। इन्होंने भी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया है ना। रजनी कोठारी ने, भारत के हमारे विचारक है, उन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया इन्होंने बुक लिखी 1970 में, ठीक है। इसमें इन्होंने अध्ययन किया राजनीतिक जो संस्कृति है इनका, इन्होंने आनुभाविक अध्ययन किया, है ना, अपने अनुभव से अध्ययन किया और इसमें राजनीतिक संस्कृति का अनुभव वाला विचार दिया ना, आनुभाविक अध्ययन किया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक जो हमारे हंटिंगटन विचारक हुए, जो विचारक जिन भाव से प्रभावित होता है वो उसी तरीके से विचार देता है। तो हंटिंगटन ने एक विचार दिया था जिसको कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यताओं का संघर्ष, ठीक है। इसको राजनीतिक संस्कृति के साथ जोड़ा, सभ्यताओं का जो संघर्ष है इसको राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा कि जब राजनीतिक संस्कृति अलग अलग हो जाती है तो संघर्ष होते हैं लोगों में, राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लेते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी किताब है,
आपको पता चल गया यहाँ से रजनी कोठारी की है, रिवीजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा एक एक चीज जो लिखा रहा हूं कहीं ना कहीं वो आपके काम की ही है। सभ्यताओं का संघर्ष, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है, किसने ये बात कही है, हंटिंगटन ने कही है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ और डन हो गया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना। ऐसे आप इनको याद रखेंगे। ऐसे देखो, अब एक विचारक है हमारे ग्रामसी। ग्रामसी बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो पावर होती है वो सत्ता को कैसे अपने पास बनाकर रखती है, हेजेमेनी से, प्राधान्य से, मतलब वो मानसिक रूप से पूरा कंट्रोल करती है ना। तो हेजेमेनी की बात करते हैं कौन, हमारे ग्रामसी। ग्रामसी किसकी बात करते हैं, मार्क्सवादी है बेसिकली। कि किसकी बात करते हैं, ये कहते हैं विचार धारात्मक प्राधान्य, है ना, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल हेजेमेनी। ये बात करते हैं हेजेमनी की, कि इसके द्वारा सत्ता शक्ति बना के रखती कोई भी सत्ता, है ना। तो उन्होंने संस्कृति को क्या कहा है, इन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति है ना, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को विचारधारा कहा, इसको विचारधारा के साथ जोड़ा। विचारधारा के साथ जोड़ा मतलब कि जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी होती है उसी को इन्होंने संस्कृति कहा। संस्कृति को जो जिसकी विचारधारा होता है वो उस चीज को उसी में शामिल कर लेता है। तो ग्रामसी ने संस्कृति को अपनी जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है इसके साथ में शामिल कर लिया। तो यहां तक की कहानी मैंने आपको बताई। अब अगली कहानी, तो ध्यान रखिए, जो राजनीतिक संस्कृति उपागम है ना, राजनीतिक संस्कृति उपागम, इसका पिता किसे कहा जाता है, तो ये गैब्रियल आमंड जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है ना, इनको राजनीतिक संस्कृति उपागम का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद बहुत सारे विचारक आए जिन्होंने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया, क्रमशः एक एक करके विकास किया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहां तक आप क्या समझे, आपको राजनीतिक संस्कृति कितना समझ में आया, मुझे अभी भी संशय है कि कॉन्सेप्चुअल रूप से आपको क्लियर नहीं है ना। थोड़ी सी आदर से बात होती है, एक बार और अर्थ समझो। अब देखो मैं एक बता रहा हूं कि राजनीतिक संस्कृति का आप मतलब क्या समझे। तो यहां देखो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या हुए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, तो बेसिकली राजनीतिक संस्कृति का आपका यहां अर्थ ये हुआ, क्या हुआ कि जो भी चीजें जो चीजें, ऐसा मान लीजिए किसी समाज की सामान्य संस्कृति, किसी समाज की सामान्य संस्कृति के वे पक्ष, किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, है ना, किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसको राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। उदाहरण जैसे देखो मतदान व्यवहार, एक उदाहरण हो गया आपका मतदान व्यवहार, ठीक है, लोगों का नजरिया लोगों का, इसके अलावा विश्वास, मूल्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी समाज की ऐसी संस्कृति या घटनाएं या कुछ भी चीजें जो लोगों को प्रभावित करती है राजनीति की ओर, लोगों का नजरिया, लोगों का विश्वास, लोगों की मान्यता, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं, मतदान करते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं ना। जिस भी विचार से लोग, बीजेपी की संस्कृति क्या है,
अभी के अगर भारत का सिनेरियो देखो तो बीजेपी का हिंदूवाद चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है, लोगों को उनकी नीतियां पसंद आ रही है, लोग उनसे प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं, तो ये उनकी राजनीतिक संस्कृति है। दैट्स इट, इतना जानना बहुत है। अब कुछ विचारकों के विचार से समझाता हूं आपको। राजनीतिक संस्कृति को सबसे ज्यादा बढ़ाया या सबसे ज्यादा इसके सिद्धांतों का विकास जिन्होंने किया है वो महानुभूति के विचार जानना सबसे जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति की जब भी बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम हमारे सामने हमेशा आता है, सिडनी बर्बा। तो यही एक तरीके से बहुत इसको प्रतिपादित करने वाले महान व्यक्ति है। तो अब इनके विचार को देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है राजनीतिक संस्कृति को लेकर, है ना। तो देखो सिडनी बर्बा के अनुसार, सिडनी वर्बा है ये, वर्बा भी कई जगह लिखा जाता है, के अनुसार, हाँ? इनके अनुसार तो राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की उस व्यवस्था से है, जो राजनीतिक कार्य संपादित करते हैं, मतलब कि सिडनी वर्बा क्या, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्तियों के प्रतीकों और मूल्यों की उस व्यवस्था से। राजनीतिक संस्कृति वो है जो हम अपने अनुभव से विश्वास करते हैं चीजों पर, है ना, और उनको अभिव्यक्ति करते हैं मूल्यों के रूप में, ठीक है। तो और उसके द्वारा जो कार्य करते हैं, मतलब राजनीति से हम जो भी सीखते हैं उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, है ना, तो वही जो हमारे मूल्य बन जाते हैं, उसके अनुसार जो हम कार्य करते हैं अपने विचारों के अनुसार, विश्वासों के अनुसार, उसी को राजनीतिक संस्कृति कह रहे। इतने प्यार से सिडनी और बर्बा ने इनको समझाया है। तो ये इनकी परिभाषा थी, सिडनी और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या है। सिडनी बर्बा एक ही व्यक्ति है ना, तो सिडनी बर्बा ने विचार यहां पर दिए। एक और विचारक है, इनको भी देख लीजिए आप, इनका नाम है कवनग है ना, कवनग करके विचारक है। कवनग लगभग एक समय था 1983, इन्होंने अपने विचार दिए राजनीतिक संस्कृति पर। और जो राजनीतिक संस्कृति है इसको इन्होंने क्या कहा कि मूल्यों का एक समूह है, है ना, लिखना, मूल्यों का एक समूह है इसके भीतर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है ये संचालित होती है। मूल्यों का एक समूह है जिसके भीतर राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। ये बात कही है हमारे कवनग महोदय ने राजनीतिक संस्कृति को लेकर। अब देखिए जो राजनीतिक संस्कृति है इसकी विशेषता क्या है। अगला हम यहां देख लेते हैं, राजनीतिक संस्कृति विशेषता क्या है राजनीतिक संस्कृति की, इनको बड़े अच्छे से देख लेते। तो पहली विशेषता कहेंगे ये अमूर्त है ना, अमूर्त धारणा है। आपको दिखाई दे रही है कोई संस्कृति जैसी चीज? नहीं दिखा रही। अमूर्त और नैतिक है ना, ये लोगों की सबकी अलग अलग होती है नैतिक अवधारणा, है ना, लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं राजनीतिक अपनी अपनी संस्कृति। तो अमूर्त धारणा और नैतिक इसकी अवधारणा है। दूसरा, एक गतिशील होती है, हमेशा बदलते रहती है ना, जीवन भर लोगों के विचार बदलते रहते हैं, संस्कृति बनते रहती है।
ठीक है, इसमें बदलाव होता है, गतिशील होती है, बदलाव होता है राजनीतिक संस्कृति में, और धीमी है, धीमी है ना, दिखाई नहीं देती, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है ना, ये दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरी, इसमें सामूहिकता पाई जाती है, समूह में पाई जाती है ना, पूरे के पूरे समुदाय की एक जैसी विचारधारा होता है, सामूहिकता का तत्व इसमें पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। देखो, देखने में आता है कि पूरे के पूरे समाज की विचारधारा या संस्कृति एक जैसी होती है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता मिलती है। मुस्लिम लोग सारे एक जैसे मुद्दों और चीजों को लेकर वोट करते दिखेंगे एक व्यक्ति को, तो वो उनकी संस्कृति है, उनके मूल्य है, उनकी मान्यता है, उसके हिसाब से वोट देते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, राजनीतिक संस्कृति में सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, ठीक है, विश्वास और मूल्यों का प्रभाव होता है ना, सबकी आस्था, विश्वास और मूल्यों का प्रभाव इसमें होता है राजनीतिक संस्कृति। इसके अलावा देखोगे, ये संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करती है, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, तो ये राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। तो ये कुछ 5 विशेषता मुझे इंपॉर्टेंट लगी, ये जानना बहुत है, बाकी एग्जाम की दृष्टि से काम की नहीं है कि ये होता है वो होता है ना, ये 5 विशेषता हमको दिखाई देती है राजनीतिक संस्कृति में। अब इसके बाद देखो, हमारे जो आमन एंड वर्मा है, ये दोनों भी साथ आ गए। आमन तो अपनी तरीके से लिख ही रहे थे राजनीतिक संस्कृति, विकास और राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में, पर जब यहाँ पर हमारे एक व्यक्ति आए सिडनी वर्बा, तो आमन इनके साथ मिलकर भी अब राजनीतिक संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं। बड़े बहुआयामी व्यक्ति है ये, कहीं भी शामिल हो जाते हैं। बस आमन ने खूब लिखा है तुलनात्मक राजनीति में, पहले आमन ने लिखा और सिडनी वर्बा ने लिखा, फिर ये दोनों ने साथ मिलकर लिखने लगे हमारे राजनीति विज्ञान में, है ना, तो दोनों ने साथ मिलकर तुलनात्मक राजनीति के बारे में अपने विचार दिए। तो देखो, आमन एंड वर्बा ने आगे चल के क्या हुआ, आमन एंड जो हमारे महोदय है जिनका नाम है वर्बा, इन्होंने बुक लिखी दोनों ने मिलकर, ठीक है। बुक का नाम था द सिविक, इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखेंगे आप, द सिविक कल्चर। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, है ना, क्या लिखा था, सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। इन्होंने जो ये कब लिखी, इन्होंने 1963, इन्होंने 5 जो देश है मुख्य, इसमें क्या किया इस बुक में, इन्होंने जो 5 देश है, ठीक है, 5 देशों में अध्ययन किया। किस बात पर अध्ययन कर रहा सिडनी और वर्बा ने, तो इन्होंने अध्ययन किया कि यहां लोकतंत्र की स्थिरता, लोकतंत्र की स्थिरता का इन्होंने अध्ययन किया, या राजनीतिक संस्कृति का जो प्रभाव होता है, राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया इन 5 देशों में। कौन से देश थे, तो देखो इन्होंने इसमें शामिल किया ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद में अमेरिका, यूएसए, इटली, जर्मनी और मेक्सिको। इन 5 देशों में इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया अपनी किताब में, और इस तरीके से इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपने विचारों को दिया है, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू होती है। फिर आगे जाकर जो आमंड एंड वर्मा है, हमारे वर्बा, आमंड एंड जो वर्बा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ मिलकर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया, और जो संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है ना, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने विभाजन किया, व्यवस्था का विभाजन, ठीक है, या फिर कहेंगे आप कि जो राजनीतिक संस्कृति है,
राजनीतिक संस्कृति का इन्होंने विभाजन किया कि अलग अलग देशों में कैसी राजनीतिक संस्कृति है। ठीक है, चार कितने भागों में, तो चार, आप कहेंगे 4 वर्गों में विभाजन किया राजनीतिक संस्कृति का, है ना। तो कौन से 4 वर्ग है उनको देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने विभाजन किया राजनीतिक संस्कृति का, वो है आंग्ल अमेरिका राजव्यवस्था या यहाँ की संस्कृति। ठीक है, पहला विभाजन इसमें किया। दूसरा इन्होंने विभाजन किया जो महाद्वीपीय यूरोपीय राजव्यवस्था। दूसरा विभाजन इसमें इन्होंने किया। तीसरा विभाजन इन्होंने किया गैर यूरोपीय या इसको आप कहेंगे अपश्चिमी, गैर यूरोपीय या अपश्चिमी राजव्यवस्था, है ना, या संस्कृति। साथ में लिखते जाइएगा। इसके अलावा चौथा इसमें इन्होंने शामिल किया सर्वाधिकारवादी व्यवस्था या संस्कृति। है ना। तो इन्होंने 4 प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का विभाजन किया, आमंड एंड जो हमारे वर्बा है इन्होंने। तो अब इन संस्कृति को थोड़ा थोड़ा देख लेते। जो पहला विभाजन है ना, पहले कौन सा इन्होंने विभाजन किया, आंग्ल अमेरिका संस्कृति। ये संस्कृति में क्या हो गया, तो इन्होंने बताया, इस संस्कृति को इन्होंने बताया समरसतापूर्ण संस्कृति। समरसतापूर्ण संस्कृति मतलब क्या कि ये जो संस्कृति है ना, इसको उन्होंने कहा कि ये खुली या उदार संस्कृति है। खुली या उदार संस्कृति कहा, सब समरसतापूर्ण इसको संस्कृति कहा, है ना। इन्होंने कहा ये धर्मनिरपेक्ष है, आधुनिक संस्कृति है, इसका बहुत विकास हो चुका है, आधुनिक हो चुकी है, खुली हो चुकी है ना। इसी के साथ में उदार हो गई है। यहाँ पर जो दबाव समूह में सौदेबाजी होती है ना, वो मांग रखते हैं और सरकार उनको पूरा करती है। ठीक है, तो जागरूक है, यहाँ की राजनीतिक संस्कृति विकसित है, जागरूक है, जिसका बहुत विकास हो चुका है, या कहेंगे उत्कर्ष, है ना। तो इस संस्कृति को उन्होंने सबसे अच्छी कहा, जागरूक है। ये जो संस्कृति है, इन्होंने कहा इसमें जो आधुनिक मूल्य है, आधुनिक प्लस जो परंपरागत है, परंपरागत मूल्यों का क्या हो गया है, समन्वय हो चुका है। तो इसको सबसे अच्छी इन्होंने संस्कृति कहा। ठीक है, दूसरी संस्कृति की बात करें तो ये महाद्वीपीय संस्कृति की हमने बात की थी। महाद्वीपीय संस्कृति ये किस अवस्था में है, ये इस वाली संस्कृति की क्या स्थिति है। तो ये जो महाद्वीपीय संस्कृति है ना, ये यहां मैंने इसको अधूरा लिखा, ये महाद्वीपीय यूरोपीय संस्कृति है ना, इसको पूरा लिखते, महाद्वीपीय यूरोपीय संस्कृति। ये संस्कृति की क्या अवस्था है, तो इसमें ये कहा, इसको मिश्रित संस्कृति कहा इन्होंने। ये संस्कृति मिश्रित संस्कृति है यहाँ की। मिश्रित संस्कृति का क्या मतलब है, यहाँ तो कुछ मतलब इन्होंने ऐसा माना, कुछ आधुनिक तत्व प्लस परंपरागत जो मूल्य है ना, या जो तत्व कहेंगे, इनका मिश्रण है इसमें, दोनों हमको मिलते हैं। मतलब ये अमेरिकी संस्कृति तो पूरी तरीके से समन्वय हो चुका है, आधुनिक और पुरानी दोनों का, पर इसमें अभी दोनों तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ चीजें यहाँ नई भी दिखाई देती है और कुछ पुरानी भी दिखाई देती है ना। तो ये संस्कृति अभी मिश्रित संस्कृति है। ठीक है, इसमें नौकरशाही की भूमिका ज्यादा है। अभी भी यूरोप में उन्होंने कहा नौकरशाही की भूमिका ज्यादा है।
है ना, नौकरशाही की भूमिका ज्यादा है ये यूरोपीय संस्कृति में। इसमें अभी भी ना शक्ति का प्रयोग होता है। ये जो संस्कृति है इसमें इन्होंने कहा अभी भी शक्ति का प्रयोग होता है ना। परंपरागत संस्कृति कैसे मिलती कि जो नेता है ये संसद का कम सम्मान करते हैं कहीं कहीं, है ना, तो ये परंपरागत मूल्य हो गया, कहीं कहीं सम्मान करते भी है, ठीक है। चूंकि इसमें दोनों मूल्य हमको दिखाई देते हैं, नए मूल्य भी पुराने मूल्य भी, तो इसमें उप संस्कृति पाई जाती है ना। बहुत सारी छोटी छोटी उप संस्कृति बन जाती है, एक जैसी संस्कृति नहीं बन पाती। यहाँ अधिकार और स्वतंत्रता बहुत ज्यादा होने से लोग पुरानी चीजों को अभी भी मानते हैं। ब्रिटेन में राजा महाराजाओं की जो इज्जत आप देख रहे हैं, प्लस नए लोकतंत्र, अधिकार, स्वतंत्रता, ये सब चीजें भी ज्यादा दिखती। तो यूरोपीय संस्कृति बड़ी मिश्रित हमको मिश्रित मिलती है, बीच की संस्कृति मिलती है, ठीक है ना। जैसे ये कहाँ आपको दिखाई देती है, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली, यहां दिखाई देती है ये वाली संस्कृति, ठीक है। तीसरा जो हमने प्रकार बताया था गैर यूरोपीय संस्कृति, ये देख लो। गैर यूरोपीय संस्कृति क्या है, इसकी क्या विशेषता है? जो गैर यूरोपीय संस्कृति है जिसमें भारत आदि देश आते, इसकी अलग ही विशेषता है। इसमें क्या होता है, जो शहर होता है, शहर में आधुनिक संस्कृति होती है, मतलब ये आधुनिक लोकतंत्र को मानते हैं, आधुनिक विचार और मूल्यों के साथ जीते हैं, विकास के नाम पर वोट करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। शहर में आधुनिक संस्कृति। वहीं गांव में क्या होता है, परंपरागत संस्कृति पाई जाती है ना। गांव में परंपरागत संस्कृति यहाँ पाई जाती है, ये विशेषता इसकी एक अलग दिखाई देती, ठीक है। यहाँ जो सत्ता होती है, सत्ता करिश्मा के रूप में उभरती है ना। करिश्मा के रूप में मतलब जो करिश्माई नेता होता है, एक व्यक्ति, वो पूरे के पूरे शासन को अपने कब्जे में रखता है ना, उनका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अस्थिर होती है। यहाँ की संस्कृति कैसी होती है, अस्थिर व्यवस्था होती है, बदलती है, अनिश्चय यहाँ होता है ना, अनिश्चित संस्कृति होती है, इनमें हमेशा बदलाव होते रहता है, ठीक है। यहाँ जो नौकरशाही होती है, नौकरशाही का जो विकास होता है वो अपूर्ण रूप से होता है, उस तरीके से विकास हो नहीं पाता है, निरंतरता की अवस्था में होती है। तो ये भारत और यूरोपीय और एशियाई जो देश है, स्पेशली भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन देशों में आपको दिखाई देगी, है ना। एक व्यक्ति का प्रभाव हावी हो जाता, गांव पुराने परंपरा पर चलते, शहरों में नए विचार होते, एक व्यक्ति करिश्मा या एक पार्टी, धर्म, इस आधार पर ज्यादा शासन होता है। तो यहाँ पर इस तरह की संस्कृति पाई जाती है। ऐसे अब चौथा प्रकार जो हमने देखा है ना, एक चीज और देख लो इसके संबंध में, पहले चौथे पे आने से पहले, ये जो गैर यूरोपीय संस्कृति आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्पेशली आपको दिखाई देती है ना। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हमको दिखाई देती है, ठीक है। पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब के गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथी पे। चौथी मैंने आपको बताई थी कौन सी, सर्वाधिकारवादी संस्कृति या व्यवस्था। ये सर्वाधिकारवादी संस्कृति क्या है भैया, है ना। दुनिया में ऐसे भी देश है, ये जो संस्कृति पाई जाती है बंद व्यवस्था में पाई जाती है। बंद व्यवस्था में मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से बंद है। बंद इन द सेंस, इसका मतलब क्या होता है, जहां लोगों को कोई अधिकार ही नहीं होता, जैसे तानाशाही जहां होती है ना। ये कहां होती थी, तो हिटलर, है ना, नाजी जर्मनी में जो थे, है ना, ये हिटलर, इसके बाद में फांसीवाद, मुसोलिनी, है ना, स्टालिनवादी विचार जो होते, मतलब कि यहाँ एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है पूरी व्यवस्था पर, है ना। जनता को कोई अधिकार नहीं होते, अधिकार नहीं होते। जनता को जब अधिकार ही नहीं होते तो कुछ नहीं होता भैया। यहाँ तानाशाही होती है ना, ये बंद व्यवस्था होती है पूरी की पूरी। तो यहाँ कोई संस्कृति नहीं होती, बल्कि यहाँ दबाव होता है, संस्कृति नहीं होती। यहाँ दबाव नजर आता है राजनेता का, ठीक है। कोई ऐच्छिक संस्था ही नहीं होती, तो यहाँ नियंत्रण होता है ना। तो संस्कृति का अभाव इस व्यवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह की, जब देखो कोई तानाशाही है, वो क्या ही लोगों का अधिकार देगा, लोग किस विचार से वोट देंगे, तो उनके डर से ही कर रहे हैं। तो क्या संस्कृति बन पाएगी, बस लोग चल रहे हैं, एक व्यक्ति का तानाशाही है, कोई लोकतंत्र नहीं, कुछ नहीं है, तो संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं होगी।
तो ये 4 प्रकार बताए इन्होंने संस्कृति के, अलग अलग देशों के संदर्भ में इन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ अन्य विचारों को देखते हैं। देखो हम अब अगली चीजों को देख रहे हैं। एक विचारक हुए, ये बस आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है रॉबर्ट पुटनाम है या पुटनम, ठीक है, रॉबर्ट पुटनम करके इनका नाम है। तेरी तो पुटनम है ना, रॉबर्ट पुटनम करके इन व्यक्ति का नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बॉलिंग अलोन। ठीक, ये किताब इन्होंने लिखी, इसमें इन्होंने विचार दिया सामाजिक पूंजी का। सामाजिक पूंजी का इन्होंने विचार दिया है, ये आप ध्यान रखिए। तो इसमें इन्होंने संस्कृति को भी एक सामाजिक पूंजी कहा है। इसमें संस्कृति को भी क्या माना है, संस्कृति को सामाजिक पूंजी माना है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट पुटनम, बॉलिंग अलोन इनकी बुक है, इन्होंने सामाजिक पूंजी का विचार दिया है, तो संस्कृति को भी सामाजिक पूंजी माना है, ठीक है। ये बात यही खत्म होगी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ सकते एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज देखिए। अब देखते हैं आगे ना, कुछ चीज हुई हमारे यहाँ, मतलब राजनीतिक संस्कृति में, जो हमारे सिडनी और वर्बा है। अगले पेज पर इसको देखते हैं। हमारे आमन और जो वर्बा है, इन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति के 3 रुझानों की चर्चा की, 3 रुझान बताए, है ना, रुझान बताए कि किसी देश में राजनीतिक संस्कृति है, ये आपको कैसे पता चलेगा, 3 रुझानों के माध्यम से आप जान सकते। पहला रुझान इन्होंने बताया संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक रुझान की चर्चा की, जिसको आप कोग्नेटिव कहते हैं, कोग्नेटिव, है ना। इन्होंने पहले संज्ञानात्मक रुझान की चर्चा की। ये क्या होता है संज्ञानात्मक रुझान, तो इन्होंने बताया इसका मतलब होता है कि जैसे देखो कि जो किसी देश के जो नागरिक है ना, जो नागरिक है, उनको अपनी राजनीतिक व्यवस्था का कितना ज्ञान है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था का कितना ज्ञान है, कितने कॉग्निटिव है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, है ना। यानी कि जो देश का इतिहास है, कि जो देश का इतिहास है, जो संविधान है, देश के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है दूसरे देशों से, है ना, अंतरराष्ट्रीय यहां लिख देता, देश के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो राजनीतिक मूल्य है, ठीक है ना, जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, जो कर्तव्य है, इनके बारे में कितना जानते हैं। तो देश के नागरिक कितने कॉग्निटिव है अपनी संस्कृति, मतलब अपने अधिकार, कर्तव्य, मूल्य, इतिहास, संविधान, तो जितना जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक रुझान। मतलब इसके हिसाब से उनकी संस्कृति निर्धारित होगी। तो ये रुझान अगर जहां नजर आता है तो वहां की संस्कृति उतनी अच्छी है, अगर लोगों में इनके बारे में जानकारी ज्यादा है तो, है ना। तो इससे हमको राजनीतिक संस्कृति के बारे में पता चलता है। दूसरा, लोगों का एक भावनात्मक रुझान होता है ना। तो संज्ञानात्मक रुझान मतलब लोगों के पास जितना नॉलेज होता है, वो जितना संज्ञान में देश और राजनीति की चीजों को ला रहे हैं, उतनी अच्छी उनकी राजनीतिक संस्कृति है। दूसरा होता है भावात्मक रुझान। ये भावात्मक रुझान क्या होता है, तो कहते हैं अफेक्टिव, है ना, कि लोगों पर कितना अफेक्ट है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है या जो नागरिक है ना, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के जो नागरिक है, वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कितना लगाव रखते हैं,
कितना लगाव रखते हैं, इससे पता चलेगा उनकी संस्कृति के प्रति क्या लगाव है, राजनीति के प्रति क्या लगाव है ना, कितना लगाव वो रखते हैं इसमें देखा जाता है। क्या वो देशभक्त है ना, कितने देशभक्त है या उदासीन है, तो इससे पता चलता है कि वहां उस देश में राजनीतिक संस्कृति की स्थिति क्या है। अगर लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़े रहेंगे राजनीतिक व्यवस्था से तो वहां की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, बहुत मजबूत होगी। ठीक है, तीसरा रुझान जो इन्होंने बताया है वो है मूल्यांकनात्मक, है ना। क्या बताया है तीसरा रुझान, मूल्य परक, इसको कह दीजिए आप। मूल्य परक रुझान। मूल्य परक रुझान का मतलब क्या होता कि जो राजनीतिक है ना, कि जो नागरिक है, नागरिक जो राजनीतिक, क्या हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, या जो राजनीतिक गतिविधियां है ना, जो राजनीतिक गतिविधियां है ना, क्या क्या शामिल करें इसमें, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक गतिविधियां है, इनका मूल्यांकन कैसा करते, गतिविधियां है इनका मूल्यांकन कैसा करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं, है ना। मतलब देश के बारे में जब भी वो कोई बात कर रहे होते तो क्या मूल्यांकन करते, क्या निष्कर्ष निकालते देश के प्रति कि देश विकास कर रहा है, कमजोर हो रहा है ना, देश में ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। जब ऐसा लोग बात करते हैं और उसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना जगती है तो इसको कहते हैं मूल्य परक रुझान। जब ये राजनीतिक बातें होती है, लोगों के अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं तो इससे भी राजनीतिक संस्कृति बढ़ती है, लोगों में राजनीति के प्रति सहभागिता बढ़ती है। तो ये तीसरा राजनीतिक रुझान है जिसकी चर्चा आमन एंड बर्बर ने की है। तो 3 तरह के रुझान मैंने आपको बता दिए। इसके बाद चलो आगे एक विचारक और हुए, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है राजनीतिक संस्कृति को लेकर, इसलिए इनको देखना जरूरी है ना। देखो एक विचारक हुए हमारे, है ना, ये अगला बिंदु देख रहे हैं, जिनका नाम है फाइनर महोदय। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम है द मैन ऑन हॉर्सबैक। ठीक है, द मैन ऑन हॉर्स बुक, इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, 1962 में। इसमें इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया। इस बुक में राजनीतिक संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया। जब इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया, ठीक है, इसमें इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया, अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया, मोटा ही ठीक है यार, अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए जो विकासशील देश है, अध्ययन करते हुए विकासशील देशों में संवैधानिक प्रणालियां, संवैधानिक जो प्रणाली होती है, प्रणाली क्यों अस्थिर हो जाती है, क्यों अस्थिर हो जाती है। उन्होंने बताया कि जो संवैधानिक प्रणाली होती है विकसित देश या विकासशील देशों में क्यों अस्थिर हो जाती है। जैसे श्रीलंका एक लोकतंत्र था एक समय, वहां स्थिति बिगड़ गई, पाकिस्तान में हो गया, म्यांमार में हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये विकासशील देश है। तो यहाँ जो विकासशील देश होते हैं, यहाँ संवैधानिक प्रणाली क्यों अस्थिर हो जाती है, इस पर इन्होंने अपने विचार दिए। ठीक है, 2 कारण बताए इन्होंने अस्थिर होने के, है ना। पहला कारण क्या बताया, वैधता का अभाव। इन्होंने बताया जो संवैधानिक प्रणाली यहाँ पर अस्थिर हो जाती है उसका एक कारण है वैधता का अभाव और दूसरा कारण है तरह तरह के सहचर्यों का होना, सहचर्यों का होना।
ठीक है, तो वैधता का अभाव पहला कारण है, मतलब जनता की उस तरीके से सहमति नहीं होती उस शासन व्यवस्था को। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में क्या हुआ यहाँ पर, जब देखो ये देश बाद में बने, जब ये देश बने तो इन देशों में जनता का ऐसा आधार नहीं मिला वहां के राजनेता या राजनीति को। भारत में क्या हुआ, आजादी के आंदोलन में भाग लिया तो हर एक व्यक्ति देशभक्त था, हर एक व्यक्ति ने राजनीति में भागीदारी की। तो हमारे यहाँ जनता खुद जाती है, वोट देती है और इस तरीके से राजनीति चलती है। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में क्या हुआ, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों की पकड़ नहीं होती ग्राउंड स्तर पे। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये देश नए नए आजाद हुए तो जैसे किसी एक पूरा का पूरा समाज है या धर्म है, एक मोहल्ला है, गांव है, उसके एक दो व्यक्तियों को पूरे के पूरे गांव का उन्होंने मेन बना दिया, जिसका एक समाज में प्रभाव है। उस व्यक्ति पर ही डिपेंड हो जाते कि तुम भैया वोट दिलवा देना, तुमको जो सुविधा चाहिए हम दे देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों पर ही डिपेंड हो गए। यहाँ पर ना कैडर नहीं बना पार्टी का, तो किसी राजनेता पर ही डिपेंड हो गए वोट के लिए, किसी धार्मिक नेता पर डिपेंड हो गए। तो लोग भागीदारी उनसे प्रभावित होकर करती है, वो उन व्यक्ति को सर्वे सर्वा मांगती है। तो इस तरीके से यहाँ राजनेताओं की पकड़ नहीं हो पाई, है ना, जनता का विश्वास हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं हो पाती है, इसलिए कभी भी गिर जाती है ना। कोई भी तानाशाह या सैन्य अधिकारी आता है, पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने रूप में हड़ता लेता है, जनता भी सड़क पे नहीं आती, उनको अपनी रोटी मकान से फुर्सत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर होती है। दूसरा, तरह तरह के सहचर्यों का होना, मतलब बहुत बहुत सारे चीजों का साथ एक साथ यहाँ पर होता है। डायरेक्ट लोग जुड़े नहीं होते राजनीतिक व्यवस्था से, बहुत सारे धर्म होते हैं, संस्कृति होती, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ छोटे छोटे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन होते हैं जिनके माध्यम से लोग सीधे नहीं जुड़ पाते हैं राजनीतिक व्यवस्था से, इन सहचर्यों के माध्यम से जुड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था का क्या होता है, विकास नहीं हो पाता है। राजनीतिक विकास जो व्यवस्था होती है विकासशील देशों में, संवैधानिक प्रणाली जो होती है वो अस्थिर होती है, ये कारण होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इतना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, राजनीति को समझा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा स्पेशली। ये है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि जो आमंड है और जो पावेल है, ओ सॉरी सिडनी वर्बा, आमंड और जो वर्बा है, इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं राजनीतिक संस्कृति के, है ना। तो आमंड वर्बा इन्होंने बताए प्रकार, आमन बर्बा ने 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार राजनीतिक संस्कृति के। तो ये 3 प्रकार देखिए कौन से हैं राजनीतिक संस्कृति के। तो पहला जो इन्होंने प्रकार बताया है, पहला प्रकार जो है इसको कहा जाता है आदिमकालीन संस्कृति, या कहेंगे संकीर्ण संस्कृति। तो ये आदिमकालीन या संकीर्ण संस्कृति का मतलब क्या होता है, हाँ, इसको अगर आप समझे तो ऐसा देखिए कि इसमें क्या होता है, जो नागरिक होते हैं, है ना, इस व्यवस्था में जो नागरिक होते हैं ना, इनको राजनीतिक व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं होता। संकीर्ण संस्कृति में जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को लिख देता हूं, नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी ज्ञान नहीं होता, है ना, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, तो आदिमकालीन या संकीर्ण संस्कृति क्या होती है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें नागरिकों को कोई ज्ञान ही नहीं होता, ना तो उनको पता होता है राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, ना ही उनको अपने अधिकार, अपनी संस्कृति या वोट डालना है नहीं डालना है, कुछ भी चीजों का पता नहीं होता। इसी को कहते हैं आदिमकालीन संस्कृति। इसमें ना तो लोगों में राजनीति के प्रति कोई इच्छा होती है, ना वो राजनीति में भागीदारी करते हैं, ना उनको कोई मतलब नहीं, वो जंगल में अपने मौज में मजे, राज्य अपना काम करते रहे, उनको कुछ नहीं पता, जंगल काट रहे, जी रहे। इस तरह की जो संस्कृति होती है उसको कहते हैं आदिमकालीन संस्कृति, है ना। इसमें किसको महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पर जैसे जो कबीले होते हैं, कबीलाई सभ्यता में आपको ये संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा गांव
में जो व्यवस्था होती है वहां ये ज्यादा नजर आती है। ठीक है, जहां धार्मिक सत्ता होती है, धार्मिक तंत्र होता है, वहां ये व्यवस्था होती है, लोग भागीदारी नहीं करते, कुछ लोग अपने हिसाब से देखते, ये लोग जी हुजूर करके अपना काम कर लेते। ठीक है, उदाहरण अगर आप देखो ये कहां पाई जाती है तो अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान में आप देख रहे हो अभी की जो अवस्था है, तालिबान आ रहा है, अधिकार कर रहा है, जनता तो बेचारी अपने में ही लगी, अब उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, है ना। अफगानिस्तान में देख सकते हो आप। ठीक है, भूटान, लोग जंगल में मजे से रह रहे हैं, चाय बागान और सब चीजें कर रहे हैं, खुश है, उनको कोई मतलब नहीं व्यवस्था से। ठीक है, अरब के कुछ देशों में आप देख सकते हो, इसके अलावा युगांडा, यहां पर आपको ये व्यवस्था नजर आएगी। ठीक है, दूसरा जो अब मैंने आपको बताया, दूसरा प्रकार इन्होंने क्या बताया। ठीक है, तो आप समझ गए, आदिमकालीन संस्कृति में जनता को कोई ज्ञान नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था का और किसी चीज का भी नहीं, वो अपनी दुनिया में मजे, है ना, राजनीतिक विकास ही नहीं होता है, यहां पर आदिमकालीन संस्कृति पाई जाती है। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया जिसको कहा जाता है प्रजाभावी संस्कृति, प्रजाभावी संस्कृति, है ना, या इसको कहा जाता है अधीनस्थ, अधीनस्थ संस्कृति, प्रजाभावी, या इसको कह दिया जाता है अधीनस्थ संस्कृति। देखो, प्रजाभावी संस्कृति नाम से स्पष्ट है कि जहां जनता प्रजा जैसा महसूस करती है ना, जैसा राजा है और उसकी प्रजा है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, लोगों को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इसमें राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है लोगों को। ठीक है, यहां ज्ञान होता है राजनीतिक व्यवस्था का, पर याद रखिए भागीदारी नहीं होती, भागीदारी नहीं होती। राजनीतिक व्यवस्था होती जैसे राजा महाराजा की व्यवस्था होती, लोगों को पता है हाँ भाई सरकार है, खुद ही बनी है, उन्होंने शक्तिशाली था, सब पे कब्जा कर रखा है, तो लोगों को पता है, पर ये भागीदारी नहीं कर रहे, वो वोट देके सरकार नहीं बना रहे, है ना। तो लोगों को व्यवस्था का ज्ञान होता है, राजनीतिक व्यवस्था का, पर लोगों की भागीदारी नहीं होती, इसी को कहा जाता है प्रजाभावी संस्कृति। ठीक है ना, इनको सरकार का ज्ञान होता है पर लोग कोई मांग नहीं कर सकते, मतलब यहां इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता, सरकार कुछ करे या ना करे या इनको कोई उम्मीद नहीं होती, है ना। मतलब लोगों को ज्ञात है कि भैया हाँ ये व्यवस्था है हमारी, है ना, ये राजा है, बस वो कुछ मांगते नहीं ना भागीदारी करते। ठीक है, ये व्यवस्था को कहा जाता है प्रजाभावी संस्कृति, है ना। लोग जो क्षमता नहीं होती, लोगों की क्षमता कम होती है सरकार को प्रभावित करने की, है ना, जनता प्रभावित नहीं कर पाती, मतलब जनता की जो क्षमता होती है ना वो कम होती है सरकार को प्रभावित करने की यहां पर। ठीक है, उदाहरण अगर आप देखोगे तो जो उपनिवेशी देश होते हैं, उपनिवेशी देश, है ना, जैसे जो उपनिवेशी देश थे, उपनिवेश, यहां पर आपने देखा ये संस्कृति पाई जाती है। लोगों को पता तो है ब्रिटिश सरकार है पर लोग कुछ कर ही नहीं कर सकते, उन्होंने हम पर कब्जा कर रखा है ना। इसके अलावा नाइजीरिया, आज भी यहाँ ऐसा व्यवस्था है। ठीक है, तानाशाह इस तरह की सरकार है। चाइना, यहाँ भी एक पार्टी की सरकार है, सर्वहारा का, जनता कुछ कर ही नहीं पाती है। ठीक है, सहभागिता का अभाव होता है, इसको प्रजाभावी संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो तीसरा प्रकार है राजनीतिक संस्कृति का, उसको कहते हैं सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको लिख देता हूं, पार्टिसिपेंट कल्चर। इसमें क्या होता है, ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इसमें लोगों को पूरी जानकारी होती है राजनीतिक व्यवस्था की, सरकार के बारे में, सब चीजों के बारे में लोगों को पूरी जानकारी होती है ना, व्यवस्था की पूरी जानकारी होती है और पूर्ण भागीदारी होती है, पूर्ण भागीदारी करते हैं लोग। भारत, अमेरिका, इन सब की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, इसमें लोग पूर्ण भागीदारी करते हैं ना, तो आज का विकसित देश इसमें आते हैं। ठीक है, विकासशील देश आते हैं जैसे इंडिया, है ना, इसको कहते हैं सहभागी संस्कृति, है ना, जहां लोग तार्किकता के साथ अपने अधिकारों को जानते हैं,
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार की संस्कृति, इनको लेकर प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये कैसे क्या क्या इनके रूप है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, तो इनको आप समझेंगे और ध्यान रखेंगे। अब एक अंत में एक और विचारक देखिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक संस्कृति की बात की, बड़े प्यारे विचारक हैं, इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको यहाँ छोड़ूंगा नहीं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, IMP है, मैं लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, इनको ध्यान रखेंगे आप। किसी भी कीमत पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे भी मुझे आशा है, यहां से पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट। इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस तरह की संस्कृति है, चीन में कौन सी संस्कृति है ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति हुए, ठीक है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वेंड, इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर वेंड, ठीक है। अलेक्जेंडर वेंड महोदय ये हुए हैं, इन्होंने बुक लिखी, इसमें अपने विचार दिए हैं राजनीतिक संस्कृति को लेकर, ठीक है। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी किताब है, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम है क्वांटम माइंड, क्वांटम माइंड एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। ये 2 तरह की किताबें लिखी हमारे अलेक्जेंडर वेंड महोदय ने, ठीक है। फिर इन्होंने अपने विचार बताए कि किन किन देशों में कैसी कैसी संस्कृति पाई जाती है ना, किन देशों में किस तरह की संस्कृति प्रचलित है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप कि जो समरूप संस्कृति है, इन्होंने बताया कि जो समरूप मतलब एक समान संस्कृति पूरे देश में पाई जाती है, जिसको कहते हैं समरूप संस्कृति। समरूप संस्कृति है, एक समान संस्कृति कहां पाई जाती है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे होमियोजेनियस, ठीक है। एक समरूप संस्कृति कहां पाई जाती है, तो जो USA है, ध्यान रखिएगा, USA प्लस यूरोप, है ना, स्पेशली वेस्ट का यूरोप, है ना, यहां पर किस तरह की संस्कृति पाई जाती है, तो समरूप संस्कृति, मतलब एक समान संस्कृति देखने को मिलेगी। लोग पूरे के पूरे एक जैसे शिक्षित है, एक जैसे विचारों से वोट देते हैं, 2 पार्टी को वोट देते हैं, समान संस्कृति नजर आती है ना। ये यूरोप और अमेरिका में हमको दिखती है। दूसरा, अभिजात संस्कृति कहां पाई जाती है, अभिजात, है ना, अभिजात संस्कृति, इसको कहते हैं एलाइट। एलाइट संस्कृति कहां पाई जाती है ना, एलाइट संस्कृति प्लस मास, जन संस्कृति, जन संस्कृति, है ना, इसको कहते हैं मास मिक्स्ड। ये 2 संस्कृति कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इंडिया में। ये इंडिया से बड़ा दिक्कत है मेरे को, इसको कहते हैं भारत देश में पाई जाती है, ठीक है। देखो अभिजात प्लस एलाइट संस्कृति, 2 तरह की संस्कृति हमको भारत में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, तो भारत में आप देखोगे शुरू से कांग्रेस पार्टी को अभिजात पार्टी कहा जाता है। जो भी अमीर राजा महाराजा या रियासत के लोग थे, अमीर लोग थे, ये सब लोगों की भी एक संस्कृति होती है। ऐसा कहा जाता है सरकार में इनकी भूमिका या धन बल की भूमिका ज्यादा होती है, पर ये अलग पक्ष है। यहाँ भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र इसलिए क्योंकि जनता भी बराबर भागीदारी करती है। तो जनता की अपनी संस्कृति होती है, हर एक समुदाय की अपनी संस्कृति है, और अमीर लोगों की भी एक संस्कृति है, मतलब वो भी निश्चित रूप से अपनी विचारधारा के अनुसार वोट देते हैं पर्टिकुलर पार्टी को, और आम जनता भी उतनी भागीदारी करती है। तो भारत में एलाइट प्लस मास दोनों तरह की संस्कृति दिखाई देती है। आम जनता भी बिल्कुल निसंकोच रूप से भागीदारी करती है, इतनी अवेयरनेस है हमारे यहाँ, और अमीर लोग भी अपने हितों को देखकर समर्थन करते हैं, तो सब लोग भाग लेते हैं। सबकी अपनी सोच है, सब उसके हिसाब से अपने मूल्यों के हिसाब से वोट करते हैं। तो भारत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तीसरी प्रकार की एक है सब्जेक्ट कल्चर, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट कल्चर, है ना, सब्जेक्ट कल्चर कह दिया मैंने डायरेक्ट अंग्रेजी में, ठीक है। सब्जेक्ट कल्चर संस्कृति ये कहां पाई जाती है, सब्जेक्ट कल्चर मतलब एक विषय विशेष को लेकर, एक ही विचारधारा को लेकर वो हमेशा चलते हैं,
जैसे देखोगे आप चीन, साम्यवाद, सब चीजें उसी के लिए हो रही है, एक ही पार्टी है वहां, सभी लोगों को वो पार्टी ट्रेनिंग दे रही है केवल साम्यवाद की, सरकार के प्रति वो जवाबदेह है। तो एक ही सब्जेक्ट है उनका, साम्यवाद, सब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर चीज को लेकर ही चल रहे हो। साम्यवाद जहां सरकार की भूमिका ज्यादा है, ना तो दूसरी पार्टी को पैदा होने दे रहे, तो उनमें क्या ही विचार आएंगे किसी दूसरे के खिलाफ, उनके केवल एक ही विचार बनाए जा रहे, केवल साम्यवादी पार्टी को जिताना है, शी जिनपिंग को ही राष्ट्रपति बना के रखना है जीवन भर, वो सब अच्छा काम कर रहा है। तो सब्जेक्टिव कल्चर कहाँ है? ये चाइना में है, ये ध्यान रखेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना देता हूं। चौथा संकीर्ण संस्कृति, है ना। संकीर्ण कल्चर कहां पाया जाता है? संकीर्ण कल्चर कहां पाया जाता है? बहुत संकीर्ण या छोटे रूप में, है ना, संकीर्ण संस्कृति। तो जहां लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है, आज वो आदिम टाइप की व्यवस्था है, लोगों को जानकारी नहीं है, उस तरीके से सरकार नहीं, कबीलाई सभ्यता है, जहां बहुत कम जानकारी होती है। तो ये युगांडा में हमको दिखाई देती है, युगांडा, ये नाम याद रखिए। तो ये 4 जगह है जहां हमको राजनीतिक संस्कृति दिखाई देती है। इसकी बात कही है एलेक्जेंडर वेन ने। तो ये 4 प्रकार की संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताया हूं, आप इनको ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे सहपाठियों। देख लेते भारत में राजनीतिक संस्कृति क्या है ना। तो यहां मैं डालता हूं भारत में राजनीतिक संस्कृति, है ना। भारत में भी राजनीतिक संस्कृति रही है, अलग अलग विचारकों ने इसका अध्ययन किया है। तो पहले देख लो मोरिस जोन्स, इन्होंने अध्ययन किया भारत में, है ना। मोरिस जोन्स ये व्यक्ति है, इनकी बुक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने इसमें राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया है। एक और इन्होंने बुक लिखी पार्लियामेंट इन इंडिया, मॉरिस जोन्स, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को इन्होंने भाषाई संस्कृति कहा, भाषाई संस्कृति, है ना। ये ध्यान रखिए, मतलब हमारे यहाँ भाषा के आधार पर सब चीजें डिपेंड करती है। तो इन्होंने कहा यहाँ भाषा, उसी के आधार पर राज्य बने हैं, है ना। लोग अलग अलग लोगों की विचारधारा से प्रभावित है, तो इन्होंने भाषाई संस्कृति कहा है। इतना जानना बहुत है, ठीक है। तीसरा जो दूसरे विचारक हुए, तीसरा नहीं दूसरा, माइनर विनर, है ना। माइनर या माइनर कह लीजिए, एक ही बात है। माइनर विनर, इन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपने विचार दिए हैं। इनकी बुक है, बुक का नाम है टू पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, टू पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, इन्होंने ये बुक लिखी, ठीक है। इसमें 2 कल्चर बताए हैं। तो पहला कल्चर कौन सा है? 2 प्रकार के 2 संस्कृति बताइए, है 2 संस्कृति। पहली संस्कृति अभिजनवादी संस्कृति है, ठीक है। अभिजनवादी मतलब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो देखो, जो राजनीति के लोग हैं, राजनीति के लोग, है ना। इसके अलावा नौकरशाही के लोग, है ना, जो अंग्रेजी बोलते हैं, और जो अमीर लोग हैं, ऐसे लोगों की भारत में एक अलग संस्कृति है। एक भारत में अलग एलाइट वर्ग है ना, जो आजादी में भाग रहे हैं, नवाब रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, नौकरशाही वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उद्योगपति, अमीर लोग हैं, ये अलग तरीके से भारत में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम एलाइट संस्कृति भारत में दिखती है। प्लस दूसरी कौन सी संस्कृति नजर आती है? जन संस्कृति, है ना। जन संस्कृति, इसमें पूरी जो हमारी आम जनमानस है ना, इसको लोकप्रिय संस्कृति कहते हैं, ठीक है। मास कल्चर, धर्म, भाषा, जाति और इसके आधार पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते सारे इसमें आ जाते हैं। तो 2 संस्कृति बताई है माइनर विनर ने, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे विचारक देख लीजिए, जिनका नाम है रजनी कोठारी, बड़े प्यारे विचारक है रजनी कोठारी हमारे, है ना। रजनी कोठारी की बुक आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है यार, है ना। भारत के कुछ ही विचारक है। तो पहली इनकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। ये रजनी कोठारी की किताब है,
और दूसरी बुक इनकी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। 1970 में इन्होंने किताब लिखी, ये भी 1970 में लिखी, एक साल कोई काम नहीं रहा होगा इनको, 2 किताबें लिख रहे हैं बैठ के, ठीक है। ये रजनी कोठारी की 2 बुक्स है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय संस्कृति है, इन्होंने कहा भारतीय राजनीतिक संस्कृति, भारतीय राजनीतिक संस्कृति में जो जातियों है ना, जातियों की 5 स्टार, 5 पूरे लगाऊंगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीति में जातियों की मुख्य भूमिका है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही है उन्होंने कि भारतीय राजनीति में जाति की बहुत ज्यादा भूमिका है। ये बात कही है हमारे रजनी कोठारी महोदय ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह काम आएगा आपको, इसको याद रखेंगे आप। कैसे रखेंगे वो आपकी दिक्कत परेशानी है। इनकी दोनों किताबें रजनी कोठारी की, और इन्होंने कहा भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा जाति की भूमिका है, बकायदा बुक लिखी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, पढ़ो आपके विचार घूम जाएंगे। अच्छे विचारक है, सम्मान किया जाना चाहिए ना, भारत के कभी लोग हैं यार, इसलिए थोड़ा सा लगता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और भारत में देखेंगे तो भारत में मुख्यतः मिश्रित संस्कृति पाई जाती है ना। भारत में संस्कृति कैसी पाई जाती है, यहां लिख देता हूं, भारत में मिश्रित संस्कृति है। मिश्रित में बता चुका हूं, एलाइट और जन संस्कृति है ना, मिश्रित संस्कृति है। हाँ, नई करके मैं सोच रहा था कम समय में आपको खत्म करूंगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती चली गई जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, है ना। और एक बार ये पढ़ लेंगे तो आप जीवन में राजनीति विज्ञान विषय में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ से जो आपके विचार बनेंगे बड़े काम में आएंगे आपके। इन्हीं आशाओं के साथ इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप YouTube पे क्लास डाली जाती है प्रमोशन के लिए, वहां देखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी है ना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना निसंकोच होकर बैच ज्वाइन कर सकते हो, सिंगम बैच, और वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं आशाओं के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं मेरे प्यारे सहपाठियों। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।